पिछले दिनों हाथरस में जो कुछ भी हुआ उस दलित बच्ची के साथ, या शायद दलित लफ्ज ना इस्तेमाल करके सिर्फ ये कहा जाए कि एक बच्ची के साथ, इस देश की बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ, जिन लोगों ने भी किया, जो इसके गुनाहगार हैं, उनको किसी भी हाल में माफ़ नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ जो कुछ भी गवर्नमेंट ने किया पिछले दिनों उसको बचाने के लिए, या जो भी तमाम तरह के बयानात सामने आए, उसमें जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है और सबसे ज़्यादा गुस्से की भी बात है वो ये है कि जिस तरह से दीपक चौरसिया ने अपने प्रोग्राम में सबसे पहले शायद दिखाया है कि पीएफआई फंडिंग और मॉरिशस से पैसा आ रहा है या तमाम, और उसको इंटरनेशनली जोड़ने की इन्होंने पूरी वो कर दी है। तो पहली चीज़ तो ये कि सीधा सीधा जो मामला है वो अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, वो एक शेर है ना कि तवाइफ की तरह अपनी गलतकारी के चेहरे पर हुकूमत मंदिर और मस्जिद का पर्दा डाल देती है। तो ये हुकूमत हिंदू और मुस्लिम का पर्दा फौरन डाल रही है कि इस मामले को इनकी नाकामी ना बनकर ये हिंदू और मुसलमान का एक मुद्दा बन करके रह जाए, और हम ये होने नहीं देंगे हम लोग। और मेरी एक बात और मेरी समझ के बाहर ये है कि अगर सचमुच में इन मुस्लिम कंट्रीज से पैसा आया दंगा भड़काने के लिए, तो सबसे पहले जो आईपीएल हो रहा है दुबई में उससे क्विट करना चाहिए और वहाँ से फ़ौरन अपने प्लेयर्स को वापस बुला लेना चाहिए। क्योंकि जब ये मुल्क हमारे मुल्क में इतना बड़ा दंगा कराने के बारे में सोच रहे हैं, और तो हम उन मुल्कों में जाकर के क्यों मैचेस खेलेंगे? तो ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा, ठीक है। इस देश का एक एक मुसलमान ये चाहता है कि कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री हो, वो कंट्री अगर हमारे मुल्क में किसी भी किस्म की अराजकता फैलाने की कोशिश करती है तो हम उसका पूरी तरीके से बॉयकॉट करेंगे। लेकिन इस देश का मुसलमान बॉयकॉट करने को तैयार है, लेकिन इस यहाँ पर बैठे हुए जो इक़्तिदार में जो गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? तो देखिए, ये सारा कुछ जो कुछ भी है, ये सारे मामला समझ में आ रहे हैं। इस पर हमारा एहतजाजी अमल जारी है। हमारे घर से पुलिस थी, उन्होंने आकर के यहाँ धमकाया उमकाया कि आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमने कहा हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय हो जाएगा? मेरे खिलाफ ऑलरेडी मुकदमे हैं 3, आप 3 और लिख दीजिएगा। तो ये डराने से नहीं काम चलेगा। अगर हमने ये कहा है कि हम इस मुल्क और उसके आइन को बचाने के लिए निकले हैं, तो फिर मुकदमों का डर तो देखिए हमें होता नहीं है। हमें मालूम है ज़िंदगी एक बार मिलती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। मौत बरहक है, वो जब आनी होगी तब आएगी अपने वक्त से, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो अमल है वो ऐसा करना चाहिए कि उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए। तो मोदी जी, योगी जी, आप लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि आप इन बचकानी बातों से आवाम को डराएं नहीं, और जिस नीचता पर उतरे हुए हैं सारे लोग, मैं नाम नहीं लूँगी, इंक्लूडिंग भारतीय मीडिया, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। क्योंकि जनता ने सड़क पर निकलना सीख लिया है, या यूं कहिए कि हमने उनको सिखा दिया है CNRC के आंदोलन के बाद से कि घरों से निकल के अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। और एक बात, अब इस बात के बाद जो दूसरी बात है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के लिए एक मामला कहा है कि वो अवैध है, वहाँ पर नहीं हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एक बात कहना थी, शायद वो भूल गई है। सर्वोच्च न्यायालय को मैं याद दिला दूँ कि अगर हम सड़क पर बैठकर अतिक्रमण करके आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो हमें, जब हम इजाज़त मांगे आंदोलन करने की, तो प्रशासन हमको इजाज़त दे। अगर जगह अलॉट करने से नहीं होता, हमारे लखनऊ में भी जगह अलॉट है कि आप यहाँ पर सभा कर सकते हैं, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिलती है। उस इजाज़त के भी लिए भी तत्काल प्रभाव से इजाज़त दी जाए। जो लोग भी आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये आंदोलन की शक्ल अख्तियार इसलिए हुई कि जब हमारे हक मरने लगे, जब हमें आवाज़ उठाने की आज़ादी नहीं रह गई, तब हमें मुत्तहिद होना पड़ा। और अब ये आवाज़
न मुसलमान की है खाली, न हिंदू, न ब्राह्मण, न दलित। ये आवाज़ हर हिंदुस्तानी की है। आज कल उनका नंबर था, आज मेरा है, कल आपका भी हो सकता है, और किसी भी मानी में। इसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा कि हम अपने हक की लड़ाई, हम घर बैठ करके तो नहीं मरेंगे, हम घर बैठ करके नहीं मरेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहीद भी हो जाएंगे तो कम से कम कल हमारे घर वाले आने वाली नस्लों को मुंह दिखाने लायक रहेंगे कि हमने घर में बैठ के बुज़दिलों जैसी लड़ाई नहीं लड़ी थी या बुज़दिलों जैसी ज़िंदगी नहीं जी थी। हमने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए बाहर निकल करके हमने आवाज़ उठाई थी और उसके बदले में हमें इन्होंने शहीद किया था। तो मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से कि अपने हौसलों को बुलंद रखें। किसी भी किस्म का कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान ने ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि हम शांतिपूर्वक बैठ करके अपने आंदोलन दर्ज करा सकते हैं, और वो हम करेंगे। इसको करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, और अगर कोई रोकेगा तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए, और ख़ासकर ये महिला प्रधान देश है, इसमें महिलाओं के साथ अगर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, और इसके परिणाम बहुत गलत हो सकते हैं। क्योंकि महिलाएं, ये इस मुल्क की जो महिलाएं हैं वो उसी सरजमीन है, वही सरजमीन है जो बेगम हज़रत महल की सरजमीन, झांसी की रानी अहिल्याबाई और रज़िया सुल्ताना की सरजमीन है। तो हमारे अंदर की जो डीएनए है वो हमारा जो है सबसे बड़ा हथियार है कि हम इनकलाबी हैं, एहतिजाजी हैं, हम बगावत करते हैं, करते रहेंगे हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हमको हमारे हक़ से जुदा करेगा। और हक़ कौन सा? जो हमको हमारे संविधान ने दे रखा। हम कोई ऐसी मांग भी नहीं कर रहे हैं जो गैर संवैधानिक हो। आपको शिकायत है कि सरकार के खिलाफ मसला सबसे बड़ा ये है कि हम सरकार के खिलाफ बोलें तो हम देशद्रोही हैं, जबकि हम देश के खिलाफ जाएं तो हम देशद्रोही हैं। ये एक अकेली अनोखी ऐसी सरकार आई है जिसके खिलाफ बोलने पे हम पर देशद्रोह का मुकदमा लगता है। हमने देश के खिलाफ क्या कर दिया? हम देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम देश के लिए निकल रहे हैं, हम अपने हक के लिए निकल रहे हैं जो हमको पहले से मिला हुआ है। तो उसके बाद हम पर NSA, गैंगस्टर, UAPA इसकी तैयारी की जाती है। आई एम सॉरी टू से, इन सारी चीज़ों से आप हमें नहीं डरा सकते हैं। और एक बात मैं इसमें कहना चाहती हूँ अपने साथियों से जो हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ते रहते हैं और जो इस वक्त भी लाइव है आप लोग यहाँ पर, कि हम लोगों को इस बात का भी मुहासबा करना चाहिए कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं मुल्क के लिए। और ये हमारा, आपका, सबका फैसला होना चाहिए कि हम जो कदम उठा रहे हैं, एक तो ये कि उसमें किसी भी किस्म का कोई कानून हाथ में नहीं लेना है और अपने हक की लड़ाई को जारी रखना है। ये नहीं कि हम हक की लड़ाई छोड़ देंगे। डराने वाले आएंगे, डराएंगे, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि बात ना यहाँ दलित की बेटी की है, ना ब्राह्मण की बेटी की है, बात यहाँ पर एक हिंदुस्तान की बेटी की है, हमारे हक की है, संविधान की है। और इसके लिए हम सब लोगों को बहुत चौकन्ना रहने की भी ज़रूरत है, बहुत एहतियाती और बहुत ही ज़्यादा हिकमत से काम लेना होगा। और तमाम ऐसी, जो मैं इस वक्त ये बात कह रही हूँ, तो जो इसमें हमारे भाई जो वकालत के पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं वो ख़ास तौर पर मदद के लिए आगे आए। मैं चाहती हूँ कि कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को बताएं, क्योंकि ख़ासकर मैं बहुत ज़्यादा लीगल में स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है इसकी। तो वो मदद को आ सकते हैं और थोड़ा सा काउंसलिंग टाइप कर सकते हैं कि कैसे क्या करना होगा, क्योंकि मुझे अपनी तो खैर फिक्र नहीं है। वो मुझे आके नज़रबंद करते हैं और या वो कहीं से गिरफ्तार कर लें, वो एक अलग बात हो गई, वो तो उनका अपना अमल है, वो करते रहेंगे जो होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा, बहुत से लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग उसमें शरीक हों और हम सब लोगों को उसके लिए जो है तो
गाइड करें कि कैसे इस पर लीगल वो किया जा सकता है। और उसके अलावा पिछले कई दिनों से जो मुझे धमकियां मिल रही थी, अब वो शायद अमली शक्ल में भी आ रही हैं, क्योंकि कोई गाड़ी वाड़ी पीछा करता मैंने देखा है उसको। ब्लैक कलर की गाड़ी है और शायद होंडा कंपनी की है। और इस पर मैं इस वक्त ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैं उसकी तफ्तीश में हूँ। मैं ज़रा पूरी तरीके से उस पर ये कर लूँ कि वो एक्चुअली क्या है उसका। 3 बार तो मैं उसको आजमा चुकी हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, तो दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ करिए कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और उसके अलावा हम लोगों को साबित कदम रखे, और अल्लाह हम लोगों से ऐसा काम ले ले जिससे हमें दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए, और हम अपना हक़ अदा करें अपने मुल्क के लिए, उसको बचाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।